हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो हैं वो एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे आज से। वो सब्जेक्ट जो है वो आपका कौन सा है? पॉलिटी, है ना। बेटा आपके जो जीटी वाला सिलेबस है ना, जनरल टेस्ट वाला जो सिलेबस है, उसमें आपके जनरल स्टडीज़ के 3-4 सब्जेक्ट आते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी कि हम लोग आपका 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलेंगे जनरल स्टडीज़ वाले। एक आपका सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री वाला, साथ में हम पैरेलल सब्जेक्ट चलाएंगे आपका पॉलिटी। ये दोनों सब्जेक्ट मैं पैरेलल क्यों चला रहा हूँ? क्या स्ट्रेटजी है? क्या मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कराऊंगा? तो बेटा ऐसा नहीं है, हम सारे ही सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सारी चीज़ें एक साथ एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर मान लो मैं बहुत सारी चीज़ें एक संग पढ़ लूंगा तो क्या होगा, मेरा ब्रेन जो है वो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलेंगे। मतलब थोड़ा सा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, थोड़ा सा आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, आप दोनों ही सब्जेक्ट से फेमिलियर होते जाओगे, चीज़ें आप समझते जाओगे, हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप एब्जॉर्ब करते जाओगे। तो उससे फाइनल जब आप पेपर में या पेपर के टाइम में जब आप लास्ट में रिवीजन कर रहे होगे तो चीज़ें ऐसा नहीं होंगे कि आप पे बहुत सारी बर्डन होंगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं। पहले से आप फेमिलियर रहोगे तो आप चीज़ों को आराम से एब्जॉर्ब कर पाओगे, आप आराम से चीज़ें याद कर पाओगे। ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पे जो आपका दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है आपका बेटा पॉलिटी। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत फैक्चुअल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपका 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो स्कोरिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको फायदा क्या होता है कि आपने इस सब्जेक्ट को कर लिया, कम टाइम में आपने इसे कवर किया। कवर करने के बाद क्या होगा कि आप श्योर हो जाओगे कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो इससे आएंगे और आप 100% उन्हें ठीक करके आओगे। तो बेटा इतना श्योरिटी या इतना ट्रस्ट रखना कि जो भी चीज़ें कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। और अगर आप उतनी ही चीज़ें कर ले तो आपको कोई और सोर्स की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो वीडियोज़ में मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा, उनके थ्रू आपके 100% क्वेश्चंस जो बनेंगे पेपर में वो सारे यहाँ से आएंगे, है ना। तो बेटा अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और चीज़ों को शेयर करना, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना हमें प्रमोशन मिलेगा, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम ऐसी ही और चीज़ें आपका प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपका यहाँ शुरू करते हैं पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी में जो हम शुरू करेंगे तो पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पॉलिटी में पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका डिफाइन नहीं है। मतलब हमारी किस देश के साथ कैसी डील होगी डिफाइन नहीं है, सिचुएशन बेस्ड आपका चीज़ें चलती हैं, है ना। कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट कब लाएगी सिचुएशन बेस्ड होता है। तो वो सारी चीज़ें आपका पहले से डिफाइन नहीं है। यहाँ जो डिफाइन सेट ऑफ रूल्स है ना, वो क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आपका एक सबसे बेसिक चीज क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच हैव सर्टेन डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन और टू रन द गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो किसी भी कंट्री में किसी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, चलाने के लिए जो सेट ऑफ रूल डिफाइन होते हैं वो जिस बुक में डिफाइन होते हैं उस बुक को हम क्या बोल देते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या होता है ना। तो अगर नहीं आया तो बेटा दोबारा से सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में हम इसे बोलते हैं संविधान। संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हमने इंडिया को रन करना है, इंडिया में हमें गवर्नमेंट चलानी है, इंडिया में हमें पार्लियामेंट चलानी है, हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हमें प्रेसिडेंट बनाना है, हमें और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स चलाने हैं। तो वो सब कैसे चलेंगे? क्या कोई एक पर्सन होगा जो वो डिक्टेट करेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, या कोई सेट ऑफ रूल्स होगा? तो यहां पे सेट ऑफ रूल्स है। इंडिया में क्या है, हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं, और वो सारे रूल्स जो हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? तो वो सारे रूल्स जिस बुक में लिखे हुए हैं वो बुक हम क्या बोलते हैं आपका बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब दूसरी चीज यहां पे एक और समझना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी यानी कि 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया आज़ाद हुआ, और 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ था, है ना। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, एनेक्टमेंट हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए उससे पहले भी तो आपका चल रहा था, तो हमें ज़रूरत क्या थी? या हम छोड़ो अशोका के टाइम पे चले जाएं, बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाएं, जब राजा हुआ करते थे तब भी आपका देश चलता था, तब भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन रन होती थी। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब भी चीजें चलती थी, और अभी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन के होने या ना होने से फर्क क्या पड़ा, है ना। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों, क्या रिक्वायरमेंट थी? अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा क्या रिक्वायरमेंट है,
या फिर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो बेटा याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है आपका डेमोक्रेसी के लिए, है ना। यहां पे आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी के लिए। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, अगर आपको, हिंदी में हम लोकतंत्र बोलते हैं, अगर आपको लोकतंत्र चाहिए तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, मतलब आपका क्या है, यहां पे जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, इंडिया के सिटीजन जो हैं वो इंडिया को रूल करेंगे, वो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे, है ना। कोई पर्टिकुलर फैमिली, कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट ये रन नहीं करेगा। कौन करेगा? आपके जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, है ना, जो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो आपके इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे। तो वो चीज क्या होता है आपका डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है कि आपके जो आम लोग हैं वही लोग आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। अच्छा, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। तो वो सेट ऑफ रूल्स आपके कहाँ हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई कास्ट, कम्युनिटी या कोई पर्सन या कोई फैमिली आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है? आपका सेट ऑफ रूल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये चीज आपके समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो आप बहुत सारी चीजें समझना। आपका अभी पता है, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपका नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको ये भी पता है नरेंद्र मोदी जी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। जैसे बताया गया था कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में आपका किसी उस पे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचा करते थे। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि एक बंदा जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत बेसिक से उठा हुआ है और वो आज पूरे कंट्री को रूल कर रहा है। ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? पॉसिबल ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि इंडिया में कोई भी पर्सन है वो आपका इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी आपका पर्सन विन हो सकता है और चीजें चला सकता है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या वो आपके प्राइम मिनिस्टर बन पाते, क्या वो कंट्री को रूल कर पाते? नहीं। किसी अगर पर्टिकुलर फैमिली का होता तो वो किसी बड़ी फैमिली से नहीं है ना, वो एक हम्बल बैकग्राउंड से है, उनकी फैमिली है आपका बेसिक, जैसे हम आम लोग होते हैं वैसे ही वो भी आपके आम जनता से बिलोंग करते हैं। तो अगर वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो इतने बड़े कंट्री को रन कर पाते या चीजें चला पाते? नहीं होता ना बेटा। तो वहां पे आपका कैसे उन्हें मिला वो अपॉर्चुनिटी? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, है ना। तो आपको अगर डेमोक्रेसी चाहिए, है ना, अगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट वो आपका कंट्री में, इंडिया में डेमोक्रेसी रहे, तो वो डेमोक्रेसी कैसे आपका एग्जिस्ट करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिक चीज समझ में आई आपको, है ना। यहाँ पे हमने दो चीजें समझी। पहली चीज क्या समझी हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन लिख के बताएंगे, मैंने जो बताया है वो बता सकते हैं। आपके जो समझ में आता है वो डेफिनेशन आप लिखोगे, है ना, लिखोगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हम पढ़ते हैं। ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई ना? ठीक है। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ समझते हैं हम कि कोई भी चीज़ जो होती है ना बेटा, वो एक दिन में नहीं बनती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि मैंने आज कोई चीज़ शुरू करी और आज ही मैंने वो कंप्लीट करी, है ना। कोई भी चीज़ जो होगी, जैसे मैं बोलूँ मेरे फूड हैबिट्स हैं, है ना, या मेरे जो डेली के हैबिट्स हैं वो आपके इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व मतलब मैं बचपन से कुछ चीज़ें करता आ रहा था, उसके बेसिस पे धीमे 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 करके मेरी पर्सनालिटी जो है वो चेंज होगी, धीमे धीमे मेरी पर्सनालिटी बिल्डअप होगी और उस चीज़ के रिजल्ट्स होंगे जो अभी हमें दिखेंगे। तो कोई भी चीज़ जो होती है ना बेटा वो इवॉल्व होती है। इवॉल्व होना मतलब आपके उसमें स्लो चेंजेस होंगे और वो स्लो चेंजेस जो होंगे वो आपके लास्ट तक रिजल्ट्स तक ले जाएंगे। ये चीज समझ में आई, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका 3 इयर्स लगे थे लगभग उसे बनने में। तो ऐसा थोड़ी ना कि 3 साल में आपने डायरेक्ट रूल्स लिखना शुरू कर दिए और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। नहीं बेटा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है ना। बहुत सारे प्रैक्टिस ऐसे होंगे जो हमने देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। तो कोई भी चीज़ जो आपकी इवॉल्व होती है, ऐसे ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इवॉल्व हुआ। जब आपके ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारे एक्ट आए थे, बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आए थे,
चार्टर एक्ट आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, और उन एक्ट में जिस तरीके के रूल्स थे, उन एक्ट्स में जितने भी आपके सेट ऑफ रूल्स मिलेंगे, उन सेट ऑफ रूल्स से हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना सीखा। और वही जो सेट ऑफ रूल्स हैं उन्हें बाद में हमने उनमें से कुछ रूल्स जो हैं वो आपका एक्सेप्ट किए या अडॉप्ट किए हमने कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको एक समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे अभी जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है उसका बेस कहां से शुरू हुआ होगा, कैसे वो चीजें बनी होंगी, क्या वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमने एक्सेप्ट करी, क्यों एक्सेप्ट करी, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। तो यहां पे हम ये सारी ही चीजें जो होंगी वो देखेंगे। तो हम यहां पे आपका चीजें जो शुरू करेंगे वो आपका कहां से शुरू करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कौन से सेट ऑफ रूल्स आए, कब आए, है ना, उन सेट ऑफ रूल्स में क्या क्या रूल्स थे जो अभी भी आपका इंप्लीमेंट होते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन आपकी धीमे धीमे चेंज होगी। तो वो सारी ही चीजें जो होंगी वो आपका किस में होंगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो वो सारी ही चीज हम कहां पढ़ेंगे, आपका इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या इसी सेम चीज को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री में कैसे कैसे चीजें आपकी बढ़ी जिसकी वजह से अभी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका बना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझेंगे बेटा हम। यहाँ पे क्या होता है, आपने हिस्ट्री में देखा था कि आपका 1600 में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका स्टैब्लिश होगी 1600 में, और 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका ट्रेड करना शुरू करेगी इंडिया से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आएगी वो कब आएगी, आपका 1608 में। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप हिस्ट्री के लेक्चर देखोगे तो वहाँ से ये चीज़ें आपको जो है वो मालूम पड़ेंगी। अब देखो, जब ये लोग यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे एज अ ट्रेडर आए थे, ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड करते रहेंगे, है ना। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में ट्रेड के लिए ये कुछ बैटल्स भी लड़ते थे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बैटल होगा आपका 1757 में। 1757 में एक बैटल होगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और ये जो प्लासी का बैटल हुआ ना, यहाँ पे इन्होंने बंगाल का जो नवाब हुआ करता था, बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर, उसे इन्होंने डिफीट कर दिया। अब उसे डिफीट कर दिया, उसके बाद इन्होंने अपना एक पपेट पर्सन था उसे यहाँ पे बंगाल का नवाब बना के बिठा दिया, इनडायरेक्ट कंट्रोल आपने लिया। लेकिन इससे एक आगे क्या होता है आपका 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का बैटल हुआ, चीजें और ज्यादा चेंज हो गई, है ना। बक्सर के बैटल में आपने डायरेक्ट कंट्रोल ही ले लिया बंगाल पे। अब तक आपका बंगाल को कौन रन कर रहा था, आपका जो मुगल्स थे वो रन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपके बक्सर के बाद बंगाल को रन करने लगेंगे या बंगाल का जो चार्ज होगा वो ले लेंगे आपके कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब तक आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेडर आए थे ऑलमोस्ट 150 ईयर में, वही ट्रेडर आपके क्या बन रहे गए, इंडिया के कुछ पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब तक आप व्यापार कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, अब आप इंडिया में कुछ पार्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करना शुरू करोगे। तो जहां से ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगा वही चीज आपका वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस गवर्नमेंट को लगेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमने एज अ ट्रेडिंग सेंटर बना के भेजा था, एज अ ट्रेडिंग यूनिट हमने इंडिया में भेजा था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी अब आपका इंडिपेंडेंट हो सकती है ना। इंडिपेंडेंट हो जाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंडिया में कुछ एरिया पर उसका पोजीशन है। कौन सा एरिया, बंगाल। कब से पोजीशन शुरू हुआ आपका, बक्सर के बैटल के बाद से, है ना, 1764 से। तो उस कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, मतलब आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहां पे एक एक्ट भेजेगी जिसे हम बोलते हैं आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आई कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कब आया, 1773 में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद आएगा। ये समझ में आया कि ये क्यों आया, है ना, क्योंकि कंपनी जो थी वो आपका इंडिपेंडेंट ना हो जाए, इस वजह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है ना। ये भी आप बेटा एक बार देखना, हिस्ट्री वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके में क्या फर्क है। आप लेक्चर में जाओगे आपको प्रॉपरली दिखेगा, तो वो चीज भी आप समझना, है ना, देख के आना। तो आप क्या कहते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका
उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो आपका यहाँ पे क्या भेजेगी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ चीजें हम और समझेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्ट आया ना, अब तक आपका 3 सेंटर्स हुआ करते थे, बंगाल, दूसरा हुआ करता था बॉम्बे, और तीसरा हुआ करता था मद्रास। ये 3 एरियाज थे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में अभी तक हुआ करते थे। तो बंगाल कंट्रोल में है, बॉम्बे कंट्रोल में है, और आपका मद्रास कंट्रोल में है। हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कब कब आए थे, कैसे आए थे, वो हम देख चुके हैं हिस्ट्री में, है ना। तो ये 3 एरियाज थे जो किनके कंट्रोल में थे, आपके ब्रिटिशर्स के। तो हर एरिया को कंट्रोल करने के लिए या गवर्न करने के लिए कौन होगा, आपका गवर्नर। हर एरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन होगा, आपका गवर्नर होगा, है ना। मान लो मद्रास का गवर्नर अलग है, बंगाल का गवर्नर अलग है, और आप जो है बॉम्बे का गवर्नर जो है वो अलग है। मतलब हर एरिया के अलग अलग आपके गवर्नर्स हैं। तो यहाँ पे आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या होगा कि ये जो गवर्नर हैं अलग अलग, मतलब पावर जो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड है, उस पावर को एक जगह आपका यूनाइट कर दिया जाएगा, एक जगह आपका सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बंगाल का गवर्नर है उस गवर्नर के नाम को हम आपका क्या बना देंगे, गवर्नर जनरल। बंगाल का जो आपका गवर्नर है उस गवर्नर के नाम को हम चेंज कर देंगे, है ना, उसके नाम को हम चेंज करके क्या बोल देंगे, गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल आपका सेंटर ऑफ पावर बनेगा, है ना, सेंटर ऑफ पावर बनेगा। मतलब क्या है, आपका बॉम्बे का गवर्नर जो है और मद्रास का गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करेगा, अपने सारे डिसीजंस को रिपोर्ट करेगा किसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो यहां पे इंडिया में पावर का सेंटर क्या बना, आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल जो हैं वो सब ऑर्डिनेट हो गए किसके, आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, है ना। तो ये चीज आपका किस एक्ट से हुई, 1773 वाले एक्ट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स देखते चलेंगे। पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है कि ये आपका पहला एक्ट था, फर्स्ट स्टेप था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का, किस चीज के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होंगे वो आपके कंपनी के, वो आपके सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। वो क्या होंगे, आपके सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे, मतलब उनका एक सेंटर बन जाएगा, और वो सेंटर क्या होगा, आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो सेंटर क्या होगा, आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास उसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहां तक की चीज समझ में आई आपको, है ना। बंगाल के गवर्नर जो है उन्हें क्या, पोस्ट का नाम क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, चलो थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि आपने ये चीज क्यों करी थी कि एक पावर का सेंटर बना दिया। दूसरी चीज हम समझेंगे कि यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आया करते थे, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या होंगे, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को आपका कंपनी जो है वो कम सैलरी दिया करती थी। मतलब कंपैरेटिव सैलरी जो हुआ करती थी वो उनकी उतनी नहीं हुआ करती थी। अच्छा, तो जब सैलरी कम है तो वो इंडिया आएंगे क्यों, है ना, क्यों वो इंडिया में चीजें आपका कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के पीछे बेटा रीजन सिर्फ इतना था कि उन्हें अपने प्राइवेट ट्रेड करने के लिए परमिशंस थी। जैसे अभी आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो ना, तो आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको कोई प्राइवेट बिजनेस वगैरह आप ओन नहीं करोगे, है ना, उस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे उन्हें परमिशन थी कि आप जॉब कर रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, आप साथ में कोई प्राइवेट जो अपना बिजनेस है वो आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि कंपनी के जितने भी गवर्नर्स हैं, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं, और कंपनी जो है वो आपका उतना बेनिफिट में नहीं चल रही है। तो मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है और एम्प्लॉयज जो है वो आपका अमीर होते जा रहे हैं। तो ये चीज जो हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, प्राइवेट बिजनेस की वजह से। तो यहां पे आपका क्या होगा, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा, और उस सुप्रीम कोर्ट का बेसिक फंक्शन ही क्या था कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके प्राइवेट बिजनेस को, उनकी एक्टिविटीज को चेक करना, है ना। तो इस एक्ट से, 1773 वाले एक्ट से
एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा 1774 में कलकत्ता में, जिसका मेन फंक्शन क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें चेक करना, उनके प्राइवेट बिजनेस को, अगर वो गिफ्ट रिसीव करते हैं या अगर वो आपका ब्राइब वगैरह लेते हैं तो उन सारी चीजों को रोकने का काम रहेगा। ठीक है, तो हम पॉइंट फॉर्म में ये भी चीज देखते हैं आपका कि इससे क्या होगा, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। कहां बनेगा आपका, कलकत्ता में। और इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा, मतलब हेड जो होता है आपका, और 3 जो होंगे वो अदर जजेस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हो जाएंगे यहां पे आपके, 4, है ना। टोटल अगर आपसे नंबर पूछा जाए कितने जज थे तो आप आंसर कितना करोगे, 4। मैंने यहाँ पे 1/3 क्यों लिखा, 1+3 क्यों लिखा है कि 3 तो आपके नॉर्मल जज होंगे और आपका एक क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपसे नाम पूछे जाए तो बेटा नाम यहाँ पे याद रखना, एलिजा इम्पे थी जो पहली चीफ जस्टिस थी, है ना। कलकत्ता जो आपका सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, उसकी पहली चीफ जस्टिस कौन थी, आपका एलिजा इम्पे। 3 अदर जजेस भी थे, एक आपके जॉन हाइड करके रहेंगे, एक आपके रॉबर्ट चैम्बर रहेंगे और एक आपके सीजर रहेंगे, है ना, स्टेफन सीजर करके है। तो ये 3 नाम आप याद रख सकते हो। वैसे ये 3 नाम याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, बट एलिजा इम्पे का नाम याद रखना। आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यहाँ पे एलिजा इम्पे, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है आपका, 1774 में सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना, कलकत्ता में बना। दूसरा आपका बम्बई के वो सॉरी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। और तीसरा आपका एलिजा इम्पे वाली चीज़ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका क्यों बना था, मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके प्राइवेट बिजनेस को आपका प्रोहिबिट करने के लिए, चेक करने के लिए, ताकि वो इंडियन से ब्राइब ना लें, इंडियन से गिफ्ट वगैरह रिसीव ना करें, जिसकी वजह से वो कंपनी का नुकसान ना करें। ठीक है, आप अपना प्रॉफिट कर रहे थे लेकिन आप अपने प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी का लॉस कर रहे थे ना, तो वो चीज़ें ना हो, इस वजह से ही आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना था। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। ठीक है, चलो अब आपका एक अगला एक्ट आएगा, सॉरी अच्छा एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पे क्या था, आपका जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे जो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एडवाइज करने के लिए आपने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया। अब गवर्नर जनरल जो डिसीजन लेगा, ऐसा नहीं है गवर्नर जनरल अकेले डिसीजन ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन आपको एडवाइज करने के लिए, आपके डिसीजन को सही या गलत के लिए एक पर्सन रूल ना करे, तो आपने क्या किया, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, है ना। अब ये 4 मेंबर मिल के गवर्नर जनरल के साथ, मतलब 5 मेंबर हो गए, तो ये 5 मेंबर डिसीजन लेंगे। अब आपका नाम गवर्नर जनरल का हो रहा है लेकिन डिसीजन आपके लिए कौन रहा है, आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पूछा जाए मेंबर कितने थे, तो आंसर क्या रहेगा आपका, 4 मेंबर्स हुआ करते थे और 5वां गवर्नर जनरल होगा। ये सारे लोग आपका कोई भी डिसीजन लेंगे, उस पर वोटिंग हो जाएगी, जिस तरफ मेजोरिटी हो जाएगी, मेजोरिटी यानी कि 5 मेंबर्स हैं, तो जिस तरफ आपके 3 वोट हो जाएंगे वो वाला डिसीजन आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से शुरुआत में आपकी चीजें जो हैं वो चलेंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक अगला एक्ट आएगा 1781 का एक्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। याद रखना ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों बोलते हैं, सेटलमेंट इसलिए बोला मेरे बच्चे कि यहाँ पे जब ये एक्ट आएगा ना, उससे पहले जो 73 वाला एक्ट था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ें आपका जो मतलब कंफ्यूज हो रहे थे लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर हो गई थी। एक पावर क्या हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, कि आपका एक चीफ जस्टिस है, और दूसरी पावर क्या हो गई आपकी, दूसरी पावर थी आपका गवर्नर जनरल। तो दोनों पावर हो गई ना। अब यहाँ पे रूल्स डिफाइन नहीं थे, रूल्स डिफाइन नहीं थे मतलब ये नहीं आपका डिफाइन था कि कौन सी चीज़ें गवर्नर जनरल रूल करेगा और कौन सी चीज़ें आपका चीफ जस्टिस जो है उसका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा। मतलब तो यहाँ पे आप समझ रहे हो एक ओवरलैपिंग हो रही है, एक कंफ्यूजन हो रहा है दोनों के बीच में, और दोनों अगर एक ही चीज़ पर डिसीजन दे दें तो किसका डिसीजन प्रिवेल करेगा, किसका डिसीजन जो है वो सबॉर्डिनेट माना जाएगा, तो वो चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो उन चीज़ों को सेटल करने के लिए जो एक्ट आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया आपका, 1781 में आएगा आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट में आपकी 2-3 चीज़ें होंगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी हम समझते हैं। पहली चीज़ क्या होगी आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, कि आपका जो गवर्नर जनरल जो और जो आपका वो था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उनके जुरिडिक्शंस को डिफाइन कर दिया जाएगा। मतलब उनका जो एरिया है या जिन चीज़ों में उनका पावर रहेगी वो डिफाइन कर दी जाएगी। बोल दिया जाएगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है उसका जुरिडिक्शन लिमिटेड रहेगा कहाँ तक, कलकत्ता तक या कोलकाता तक।
गवर्नर जनरल का पूरा जो एरिया है, मतलब बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कैलकाटा हो गया, वो सारा एरिया किसके अंडर आएगा? गवर्नर जनरल के। लेकिन जो चीफ जस्टिस होगा उसकी पावर या उसका एरिया या उसका जुरिडिक्शन कहां तक होगा आपका? केवल कैलकाटा तक। कैलकाटा के बाहर उसका कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा। ये चीज समझ में आई ना मेरे बच्चे? है ना? अगली चीज क्या होगी? अगली चीज क्या होगी मेरे बच्चे? यहाँ पे आपका रूल्स डिफाइन नहीं थे। जैसे आप देखते हो ना, अभी आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, 1816 में वो आया था आपका, है ना? आईपीसी अगर आपसे पूछा जाए कब आया, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 में, ठीक है? अब 1860 से पहले कोर्ट अगर आपका चल रहा है ना, कोर्ट जजमेंट दे रहा है, तो जजमेंट के रूल्स कहाँ हैं? मतलब किस चीज़ के लिए क्या पनिशमेंट देगा, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ डिफाइन है? नहीं डिफाइन है। अब जब डिफाइन नहीं है तो आप कैसे पनिशमेंट दोगे? तो ये आपके पुराने कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। पुराने कल्चर्स में क्या हुआ करता था, आपके जो रिलीजन के प्रीचर्स हुआ करते थे या रिलीजियस सेंट्स जो हुआ करते थे, वो आपके बताते थे कि इस चीज़ के लिए क्या पनिशमेंट होगा। तो वही चीज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हिंदूज वर ट्राइल्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स वर ट्राइल्ड अकॉर्डिंग टू शरिया। मुस्लिम्स में जो लॉ है वो क्या है? शरिया है। तो मुस्लिम्स को जो पनिशमेंट मिलेगी वो शरिया के अकॉर्डिंग मिलेगी, कि शरिया में जिस चीज़ के लिए जो पनिशमेंट बोला गया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिश किया जाएगा। और हिंदूज में जो आपके हिंदूज के जितने भी लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट्स डिफाइन हैं वो पनिशमेंट्स आपका हिंदूज को मिलेंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि हिंदुओं को हिंदुओं के अकॉर्डिंग पनिश किया जा रहा है, मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, आपको रिलीजियस बेसिस पे पनिशमेंट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपके सेट ऑफ रूल्स पहले से डिफाइन नहीं है। आईपीसी आपका 1860 में आया है तो अभी आप पे डिफाइन ही नहीं है, आप कैसे पनिशमेंट दोगे? है ना? तो इस वजह से आपका ये जो है चीजें आपका हिंदूज या आपके रिलीजन बेस इस पे आपको पनिशमेंट्स दिया जा रहा है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हुई वो सिर्फ इतना था कि जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, वो चाहे कैलकाटा के हों, वो चाहे बॉम्बे के हों, वो मद्रास के हों, सारे रेवेन्यू मैटर्स किसके अंडर में आएंगे? आपके गवर्नर जनरल के। है ना? गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर आएंगे आपके सारे रेवेन्यू मैटर्स। देखो यहाँ पे ये चीजें समझना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जुरिडिक्शन कहाँ तक है? कैलकाटा तक। कैलकाटा तक है, लेकिन कैलकाटा में अगर रेवेन्यू मैटर है तो वो किसके जुरिडिक्शन में आएगा आपके? वो आएगा गवर्नर जनरल के जुरिडिक्शन में। है ना? तो ये चीज डिफाइन हुई, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, चलो तो हम इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में इससे हम आगे जो है आपके एक्ट्स वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा बहुत ढंग से आप पढ़ना, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करो, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर और उन्हें बार बार रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं, आप नॉर्मल वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, पॉज कर करके नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट्स ले लो। वैसे मैं ये बोलूँगा कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और आप जब भी रिवाइज कर रहे हो आप वीडियो को 2x पे डालो, 2x पे लगा के आप चलाते रहो, चीज़ें आराम से रिवाइज होती जाएंगी। आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, शाम में बैठे हुए हैं, हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमते घूमते हमने क्या किया, वीडियो लगाया, वीडियो को 2x पे किया, हमने बहुत जल्दी से चीज़ें जो है वो रिवाइज कर ली। तो उससे क्या होगा, हमें चीज़ें अडॉप्ट होंगी, हमारा ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।